हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपका ये जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, लास्ट इसका क्लास है। इसके बाद ये बुक आपका खत्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूं मैं ऐसी कि आपने इसके पहले जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं आपने रिवाइज किए होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, आपने अटेंटिव एक माइंड सेट के साथ चीजों को समझा होगा, कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, जाना होगा। आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई पॉलिटी की बुक नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना हमें एनसीईआरटी में, तब भी मैं यही कहूंगी कि आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क जो है इसको आप एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ें। देखो, जो चीजें जरूरी हैं वो जरूर पढ़ना है। अगर आपने ये सोचा कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे ये नहीं पढ़ना, डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे, कुछ समस्याएं आपको हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोशिश क्या करो कि जो चीजें आपके सामने अवेलेबल है, आपको पता है कि भाई यहां से क्वेश्चन आता है। वैसे तो कहा जाता है कि भाई यूपीएससी जो है वो एक तरह से कहीं से कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन हमें और आपको हम सब जान रहे हैं कि पॉलिटी में कुछ एक सेट ऑफ टॉपिक्स हैं या वहां से ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, या हमारे पास जो सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि अगर एनसीईआरटी या फिर आपको पता है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, पॉलिटी के सोर्स मतलब इवन अवेलेबल हैं कि अगर उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया तो आपका जो पॉलिटी है वह कमजोर नहीं रहेगा। तो ये बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना। तो इंपॉर्टेंट हमेशा कॉस्ट बेनिफिट देखा करो कि किस चीज को पढ़ने में आपका बेनिफिट है, किस चीज को पढ़ने में बेनिफिट नहीं है। समय आप हो सकता है किसी ऐसी किताब को पढ़ने में लगा दो जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट ना हो, जिसको पढ़ के आप नॉलेजेबल पर्सन तो बन रहे हैं, आपके इनसाइट्स भले ओपन हो, बट आपके काम का यूपीएससी में कुछ नहीं है। तो ऐसी किताबों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए जो कि आपके लिए सो मच इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक देखो इस क्लास में हमने जाना, एक लाइव सेशन मैं आपके साथ करूंगी, ठीक है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये खत्म हो जाए, इसके बाद एक लाइव सेशन में हम मिलेंगे। मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ कि लाइव इवेंट, लाइव सेशन में आप सभी आएंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये टोटल 10 चैप्टर्स है। कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंड हाउ, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, जुडिशरी फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए तो लास्ट हमारी जो क्लास है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम है, टेलीग्राम फॉर क्लास पीडीएफ फॉर क्लास इन्फॉर्मेशन, इसको आप जोड़ लीजिए, इससे कनेक्ट हो जाइए। साथ ही अगर आपको लग रहा है कि इस बारकोड से स्कैन करके नहीं जुड़ पा रहे, देन आपके लिए एक और मैं तरीका बता देती हूँ, @मंजू PW UPSC वाला, आप इसको सर्च कीजिए बच्चों, इसमें आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये आपको बताएगा कि आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। इसका एक दो पैराग्राफ्स, एक दो टॉपिक्स जो है वो बचे हुए थे, है ना, बचे हुए थे, हम उसको भी एक बार इससे कनेक्ट करते फिर हम फिलोसफी पे चलते हैं। ठीक है, तो लिविंग डॉक्यूमेंट में हम बात करेंगे आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक, हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफाई बाय स्टेट्स, ये हम देख चुके। व्हाई हैव देयर बीन सो मेनी अमेंडमेंट्स, क्यों आखिर इतने अमेंडमेंट्स हुए, कंटेंट ऑफ अमेंडमेंट मेड सो फार, बेसिक स्ट्रक्चर इवोल्यूशन आपका बचा हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कंट्रीब्यूशन, जुडिशियल मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। सो बेसिक स्ट्रक्चर और इवोल्यूशन की हम बात करें, ये है आपका फिलॉसफी में भी आता है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को बात देखो, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है कि एक बेसिकली किसी कोई भी एक प्रिंसिपल, एक सेट ऑफ आइडिया, एक प्रिंसिपल, आखिर कि अगर मैंने आपसे कहा कि हमें सच बोलना चाहिए, फिर समझाएं कि नहीं इसकी देखो पीछे की फिलॉसफी ये है, मतलब आप उसके पीछे की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो पर्टिकुलर वर्ड या लाइन है वो क्यों है। तो फिलॉसफी हम क्या समझ रहे हैं कि हम फैक्ट नहीं बल्कि उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था, हमने उसको क्यों अपनाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली एक सेट ऑफ आइडियाज जो है वो आपका फिलॉसफी हो गया काइंड सॉरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, हमने संविधान को अगर अपनाया तो हमने उसको किस दर्शन पर बेस किया। संविधान निर्माता कहते हैं कि हमने, अगर आप प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं, अब आप प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, आप संविधान के, आप संविधान का दर्शन समझ पाएंगे, आप क्या संविधान का दर्शन समझ पाएंगे। जैसे कि हमको एक छोटी सी स्टोरी बताएं, फिर हम कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वह ये था। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये था, जैसे कि हाल फिलहाल में, अच्छा मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बताती हूँ कि आखिर मैं क्यों कह रही हूँ कि फिलॉसफी आखिर कहते किस चीज को है। रिसेंटली आप एक मूवी आपने जो है वह काफी चर्चा में रही, 12th फेल, आपने उसमें देखा होगा कि जो मनोज शर्मा आईपीएस बने वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में बने। ठीक है, तो और वही अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट अगर अटेम्प्ट में और फर्स्ट रैंक अगर कोई लेकर आया है तो ऐसा टॉपर आपको लंबे समय तक याद रहता है। आज भी आपको याद होगा 15 के बाद से कितने टॉपर आए, कितने टॉपर गए, बट आपको एक टॉपर का नाम याद है, टीना डाबी। तो यहां पर बेसिकली हम अगर ये कहें कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या था, दोनों कहानियों के बीच में अंतर ये था कि एक ने
क्लास के साथ साथ, कॉलेज के साथ साथ यूटिलाइज कर लिया टाइम को, और दूसरे ने हो सकता है क्लास के बाद किया हो, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रही कि उसके चलते जो कहीं ना कहीं लैक होता रहा, तो हम एक समय थोड़ा सा हमारी सफलता टल गई। हाँ, निश्चित रूप से मिली हमें, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए जो है वह टल गई, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई 21 साल में बन रहा है, कोई 31 साल में आईएएस ऑफिसर, बन दोनों ही आईएएस ऑफिसर रहे हैं। आपके आईएएस ऑफिसर बनने में कोई वो नहीं है कि आप अगर एक बार अगर लबासना मसूरी आप पहुंच गए, वो भी उतना ही आईएएस ऑफिसर, उसके भी उतने अधिकार, उसका भी उतना ही एक तरह से चार्म होगा जितना कि आपका है। ठीक है, तो उम्र का अंतर हाँ ये है कि आपको आगे जाके जब आप कैबिनेट सचिव, आपको पता है कि भाई अगर हम कैबिनेट सचिव की बात करेंगे, पीएम डायरेक्ट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, वो किस तरीके से पूरा जो कैबिनेट सेक्रेटरिएट है और सारी चीजें, सेंट्रल सेक्रेटरिएट और सारी चीजों को कैसे देखेंगे, तो वहां तक पहुंचने की संभावना उस स्टूडेंट की ज्यादा होती है, उस कैंडिडेट की ज्यादा होती है जो कि 21 साल में बन गया, जो कि 22 साल में बन गया। ठीक है, मैं शायद शैफिन हसन नाम है एक टॉपर का, मैं उनको सुन रही थी, शायद 21-22 साल में वो बने। कई ऐसे आईएएस आईपीएस 21-22 साल में बन गए, तो एक बेनिफिट उनको मिल गया। सो अगर आप अर्ली गोइंग, जैसे कि ये फाउंडेशन चैनल जो स्टार्ट किया गया है, वो बेसिकली हमारा इसी मोरल या फिर इसी यही हमारा इंटेंट है बेसिकली बच्चों, कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट ऐसा है जो कि जस्ट कॉलेज गोइंग है, वहां से उसने स्टार्ट करा है, तो आप इसको चैनल को फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आपके जो फाउंडेशन है, बेसिक्स हैं, वह काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। कभी भी आप चाहे किसी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ें, चाहे किसी ऑनलाइन कोर्स से ना जुड़ें, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपका फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाएगा। हाँ, आपको जैसे कि बाद में ऑप्शनल है या करंट अफेयर है, कुछ चीजों पर और मेहनत करनी होगी, उसके लिए एक सोल्यूशन मैं आपको और देती हूँ। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के और भी 2 चैनल्स हैं, हिंदी और इंग्लिश। उस पर आप कंटेंट देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड बेस का होता है, मतलब वो फाउंडेशन तो साथ में था ही, बट उसमें थोड़ा सा सीरीज जो है वो मेंस पर्सपेक्टिव से भी अवेलेबल है, तो वहां पे आप आके अपना जो सॉल्यूशन है उसको खोजिए। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमने लिविंग डॉक्यूमेंट की तो बात कर ली, लेकिन संविधान में आखिर इतने संशोधन जो है वह हुए क्यों? हम इसके 3 रीजन जानते हैं। संविधान में इतने संशोधन हुए क्यों? अच्छा, जैसे मैं क्या आपको फर्स्ट बता दूं कि फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1951 में होता है। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो है वह होता है। ठीक है, और तब से लेकर अगर हम अब तक बात करें, यानी अगर हम 2023 तक चलें, तो 2023 में जो है वह 106 अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन। अब इसके बीच की जो जर्नी रही कि आखिर इतने संविधान संशोधन क्यों, तो सीधा सा इसका आंसर है कि चूंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह लिविंग डॉक्यूमेंट है, एंड ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें जो चेंजेस है, अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है, अगर हमें किसी चीज को रेक्टिफाई करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जरूरत है कि हम इसको कुछ चेंज करें, तब हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी सुविधा देता है। तो यहां पर देखो कि आखिर इतने सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वह आखिर क्यों हुए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वह आखिर क्यों हुए। तो यहां पर देखो, अच्छा लिविंग डॉक्यूमेंट है, और इसमें हमने ये देखा था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। रिजिड और जो फ्लेक्सिबल है बेसिकली वह दोनों है, दोनों का सिंथेसिस है, दोनों का एक मिश्रण कहा जाता है, और एक अच्छा संविधान संशोधन है। रिजिड इसलिए है क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी तरीके से कोई भी जो चेंज है वह कर दो, तो अनावश्यक रूप से जो संशोधन किए जा सकते हैं, जो अमेंडमेंट्स किए जाते हैं जो कि अननेसेसरी है, उसके लिए थोड़ा सा रिजिड है। ठीक है, कि एक टफ प्रोसीजर भी दिया गया है। रिजिड दैट मींस अमेंड करने का जो प्रोसीजर है वह टफ है। फ्लेक्सिबल की बात करें, कुछ संशोधन ऐसे हैं, कुछ प्रावधान ऐसे जिसमें जो चेंजेस कर सकती है पार्लियामेंट बड़ी आसानी से कर देती है, जैसे कि स्टेट्स का जो बाउंड्री है, जो नेम है, उसको चेंज करना। तो फ्लेक्सिबल और रिजिड, इन दोनों के बीच का एक सिंथेसिस जो मोड है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम देखेंगे कि बेसिकली जो कंटेंट ऑफ अमेंडमेंट्स की हम बात करें कि क्या क्या बेसिकली विषय वस्तु रही। देखो, कभी कभी क्या हुआ कि हमने देखा कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए, वो बेसिकली ऐसा नहीं था कि वास्तव में कुछ बड़ा अमेंडमेंट था, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था जिसको शायद हम कोई और तरीके से कर सकते थे, बट चूंकि चीज इंपॉर्टेंट थी, हमने जब उसमें चेंजेस किए, जब हमने उसमें किसी तरीके भी चेंजेस संशोधन करने चाहे, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको अमेंडमेंट बताती हूं कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो रिटायरमेंट है पहले 60 एज का था, 62 ईयर करना था, एक कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, एक अमेंडमेंट कर दिया, 15th अमेंडमेंट।
क्या कर दिया, 50th अमेंडमेंट कर दिया। था छोटा सा कि हमें 60 से लेके हमें 62 जो ईयर है वह रिटायरमेंट की जो आयु है वह करनी थी, एज को बढ़ाना था, बट केवल ये छोटा सा था। सो कहा जाता है कि इन फर्स्ट ग्रुप देयर आर many amendments which are of technically or administrative nature and were only clarifications था, केवल clarifications था, केवल explanation था या फिर केवल minor modification था, और हमने इसको क्या नाम दे दिया, हमने इसको नाम दे दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के रूप में हमने इसको जाना। अभी हमने देखा कि 26 जनवरी 2024 75वां जो गणतंत्र दिवस है हमने मनाया। 75वां गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। गणतंत्र मीन्स, रिपब्लिक मीन्स जिस देश का जो प्रमुख है वो निर्वाचित व्यक्ति है, ना कि हेरिडिटरी पर्सन है। निर्वाचित व्यक्ति है मतलब कि जनता ने चुना हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो डजंट मैटर, बस इलेक्टेड पर्सन हो। ये ना हो कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे कि अगर ब्रिटेन में बात करें, ब्रिटेन में संविधान है बट राजतंत्र है, मतलब एक राजाशाही हम कह सकते हैं कि वहां पर जो संविधान के अंतर्गत आए या ना आए वो बात अलग है, बट हाँ ब्रिटेन की महारानी हम सभी जानते हैं कि महारानी है, वहां के राजा हुआ करते हैं। तो यहां पर इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम देखो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात करेंगे, 2 बार शायद राष्ट्रपति रहे, है ना, कितने कार्यकाल के लिए बताइए जरा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिस दिन शपथ ली, जिस दिन उन्होंने ओथ ली, इंडिया को डिक्लेयर किया गया रिपब्लिक, और 26 जन 1950 हमने अपने संविधान को लागू किया था, है ना, इफेक्टिवली। वैसे हमने क्या किया था कि हमने लागू किया था, और पारित तो अडॉप्ट तो हमने बहुत पहले कर लिया था, 1949 1950 तक हम रुके, क्योंकि ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। बिकॉज ऑफ 1930 में 26 जन 1930 को हमने रावी नदी के तट पर, लाहौर शायद प्लेस है, करेक्ट कीजिएगा अगर गलत है ये फैक्ट तो हम देखेंगे कि रावी नदी के तट पर पहला जो स्वाधीनता दिवस है, पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था, तो उस दिन को याद करने के लिए, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली हमने जब संविधान को अपनाया, है ना, हमने जब संविधान को अपनाया 26 जन 1950, और हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, 75 वर्ष हो गए, ठीक है। और मेन मतलब ये है इस बात को कहने का कि आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वन ऑफ द मोस्ट, हम कह सकते हैं, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि विश्व के अगर हम कई देशों की बात करें उनके संविधान महज 10 वर्षों में बदल गए, ठीक है, बहस हो सकता है कि 20 साल में बदल गए या 25 साल में बदल गए। तो यहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छी बात है कि इसमें परिवर्तनों के लिए बहुत रिजिड नहीं है, पता है कि ये चीज गलत है तो बदल जाओ ना, सुधार लो उस चीज को, ठीक है। चलिए, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, देखो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशंस है वह अलग तरीके से की जा सकती है। अगर व्याख्याएं अलग होंगी, इंटरप्रिटेशंस अलग होंगे, जुडिशरी ने कुछ और कह दिया, पार्लियामेंट ने कुछ और कह दिया, तब ऐसे में क्या होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमेंड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ बदला जाएगा। तो अलग अलग अगर व्याख्याएं हुई तो अलग अलग संविधान संशोधन जो है वह हो गए, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपको याद रखना है कि अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट जो है वह क्या है, वह किसका प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, अलग अलग व्याख्याएं थी, और इसलिए जो है वे अलग अलग चीजें आपको जो है वे दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के बीच में और जुडिशरी के बीच में, है ना, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में बहुत ज्यादा अलग अलग जो व्याख्याएं वह हुई हैं। जैसे कि हम यहां पर देख लें राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी में पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, ठीक है। पार्लियामेंट ने अलग इंटरप्रिटेशन किया, पार्लियामेंट का इंटरप्रिटेशन ये था, अभी डीपीएस में हम बात करेंगे कि अगर हमें सोशलिस्ट वैल्यू को अपनाया, समाज में समानता करनी, तो जमींदारी प्रथा खत्म करनी होगी, उसके लिए भूमि सुधार करना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि जिन्होंने भूमि को एज अ संपत्ति एकदम जकड़ के रखा है कि 100 गांव पे बैठा है एक आदमी, ठीक है, उसके किसी काम की नहीं है, हो सकता है उसका कोई वारिस भी ना हो, बट अब है जमींदार तो है, तो
तो ये जो सो कॉल्ड जमींदार थे उनका जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको अबॉलिश किया गया कि नहीं, अब राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी सोशलिस्ट वैल्यू को अपनाने और उसको बेसिकली एक समाज को एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने में आड़े आ रहा है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को कहा कि नहीं, ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं होगा। जुडिशरी ने कहा अरे ऐसे कैसे होगा। जुडिशरी ने कहा कि अगर पार्लियामेंट की लिमिट्स हैं तो सही प्रोसेस को फॉलो करो। जुडिशरी ने कहा कि देखो अगर लिमिट लगाई गई है ना कि फंडामेंटल राइट को आप नहीं हटा सकते क्योंकि ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, तो नई व्याख्या हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो गई जो कि हम फिलोसफी में भी पढ़ते हैं। दोनों चैप्टर ये तो लगभग जैसे जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जुडिशरी ने कहा कि नहीं हो सकता, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वह करना पड़ा। जब जुडिशरी ने बेसिक कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है तो फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ और इसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को, अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट है। आर्टिकल 300A में इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, आर्टिकल 300A में बेसिकली इसको शिफ्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट, अब देखो राजनीतिक आम सहमति से संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि अमेंडमेंट जो कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस पर बहुत बेस्ड थे। सो बेसिकली हम देखते हैं कि अनदर लार्ज ग्रुप ऑफ अमेंडमेंट्स ऐसे रहे कि जो कि एक कंसेंसस का परिणाम थे, पॉलिटिकल कंसेंसस का परिणाम थे। जैसे कि हम इसमें 52 की बात करें, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। अब देखो दल बदल क्या था कि आप देखो एक जो व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए ए पार्टी है, कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, ये यहां पर पर्सन है, इस पर्सन ने इस पार्टी को ज्वाइन किया था और यहां से ये जीत गया था, इलेक्ट हो गया था। बट जब ये इलेक्ट हो गया इसने क्या किया, इस पार्टी को छोड़ दिया, ठीक है, इस पार्टी को क्या किया, छोड़ दिया। अब जब इस पार्टी को छोड़ा तब क्या ये पर्सन इलेक्टेड रहेगा, तो नहीं रहेगा। ये था एंटी डिफेक्शन लॉ कि अगर मान लो आप ए पार्टी को से इलेक्ट हुए हो और अगर आप बेसिकली इस पार्टी को छोड़ रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, बी पार्टी में शामिल हो रहे हो या फिर आप बी पार्टी में शामिल हो रहे हो, तब तो राजनीतिक एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देखो डेमोक्रेसी में हमने जिस पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया, हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस सिस्टम को हमने अपनाया, मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे और अगर कोई व्यक्ति कूद कर इस पार्टी में जाता है, मतलब बेसिकली अवसरवादिता होना है कि ये पार्टी, जैसे कि आज मान लो आज बीजेपी सत्ता में, तो कांग्रेस से कुछ लोग जो है वो उठकर सीधे आ जाए कि नहीं अब तो हम बीजेपी के साथ रहेंगे, वो सत्ता पता है कि भाई, है ना। तो यहां पर क्या है कि अगर मान लो कोई इस एक पार्टी से चुना गया, दूसरी में शामिल हो रहा है, उसको छोड़ रहा है, आखिर इसके बेस पे इलेक्ट हुआ था ना, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या किया गया, इस तरह की अस्थिरता से बचने के लिए, लोगों को सबक सिखाने के लिए जो ऐसा करते, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट आया। ये पॉलिटिकल कंसेंसस से था, अमेंडमेंट हो गया। तो लार्ज ग्रुप ऑफ अमेंडमेंट ऐसे भी है। 91 की बात करेंगे, 61 की बात करेंगे। अब देखो 61 में क्या था कि पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तब आपकी जो वोटिंग एज है वह कितनी हुआ करती थी। पहले जो आप वोट करते हैं, आज हम 18 साल में करते हैं, पहले आपकी वोटिंग जो आयु है फ्रेंड्स वह 21 ईयर हुआ करती थी। इसको रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया। अब इसको रिड्यूस करने के लिए फिर क्या किया, 61st अमेंडमेंट कर दिया। अब 61st अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम 73rd 74 की बात करें, 73rd जो कि है पंचायतों से जुड़ा हुआ है, पंचायत से जुड़ा हुआ है। 74 की बात करें तो म्युनिसिपैलिटीज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे रहे। अब जैसे कि एक और हम देखेंगे कि जो जॉब्स में एंड एडमिशंस में जो रिजर्वेशन है उसको हर साल बढ़ा दिया जाता है। एक ही बार में क्यों नहीं इकट्ठा कर देते कि अभी ये लागू रहेगा जब तक। ऐसे भी तो हो सकता कि सरकार ये कह देती कि चलो अभी हर 10 वर्ष में आप देखेंगे 104 अमेंडमेंट में, जब 2020 में SC ST का जो ये कोटा था लोकसभा वाली सीटों का, जब ये खत्म हो रहा था तो उसको बढ़ाने के लिए फिर एक अमेंडमेंट किया गया था 2020 में। अब देखो जब एंग्लो इंडियन को भी उसके साथ हटाया गया था। तो यहां पर क्या है कि आप ये भी तो कर सकते थे, मतलब ये हम सोच रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं कि हम ये भी कर सकते थे कि शुरुआत में हम ये कह देते कि अगर सालों से, कई 100 सालों से एक वर्ग को दबाया गया, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम उसको अगली 50 वर्षों के लिए आरक्षण देते हैं। सरकार क्या करिए, हर 10 साल में बढ़ाने के लिए एक नया जो अमेंडमेंट है ले आती है,
हर 10 साल में उसको बढ़ाना है, फिर एक नया अमेंडमेंट ले आएगी। तब ऐसे में ये जो है वह अमेंडमेंट की लिस्ट लगातार बढ़ती जाती है। आप देखो कुछ रहे कंट्रोवर्शियल, जैसे कि जब इंदिरा गांधी थी, आप देखो बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपकी जो क्लासेस है वह स्टार्ट होने वाली। कल बात हम करेंगे द एंड ऑफ बायोपोलरिटी की, दो ध्रुवीयता का अंत, है ना। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। अच्छा, क्लास 12th की एक हम देखेंगे कि आपको क्लास 12th वाला एक बुक आपका हो चुका है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला। अब दूसरा जो आपका बचा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स बचा है, उसको हम एंड ऑफ बायोपॉलिटिक्स से शुरू करें। 1991 के बाद की जो 50 साल का भी 1991 के बाद अगर हम देखेंगे कि अभी जो ये वर्ष है ना, इन वर्षों के समय में क्या क्या जो चेंजेस है वह हुए, इन 20-30 वर्षों के चेंजेस भी हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि आखिर इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया की नीति थी और सारी चीजें थी वो क्यों अपनाई, उस संबंध में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी चल रही थी वो क्या थी, कैसे जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कैसे वो जो है अस्तित्व में आए, क्या सोवियत संघ का विघटन था, ये सारी चीजों को हम जो चर्चा है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम काफी सारी चीजों को पढ़ेंगे। अब तो जब इंदिरा गांधी जी की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए एक थ्रेट था कि उन्होंने आपातकाल लगा दिया। अब इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ कि बेसिकली इमरजेंसी के दौरान उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के लिए जो कई तरह के संशोधन है वह किए, उसमें 42nd संशोधन भी था, 42nd अमेंडमेंट। और इसको सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है 42nd अमेंडमेंट को। और इसके पीछे जो रीजन है वह यह है कि सरकार को बचाने के लिए, जैसे कि हम देखेंगे कि लोकसभा का बेसिकली जो ऑफिस जो कार्यकाल है वह 6 ईयर कर दिया था, बाद में इसको फिर जो है वह 5 ईयर कर दिया गया। तो यहां पर इस तरह के कई जो है वह किए गए। तो अब इनको बैलेंस, इनको काउंटर करने के लिए 43 और 44 आए। 43 और 44 लाने का मेन जो मोटिव था वह यही था कि 42nd में जो चीजें बिगड़ गई हैं उसको सुधार दिया जाए। तो इस तरह के संविधान में जो संशोधन हो रहे हैं वो क्या था, किसी चीज को बैलेंस करने के लिए हो रहे हैं। तो अगर मान लो कि वही अमेंडमेंट नहीं हुआ होता तो फिर बाकी आगे के अमेंडमेंट नहीं होते। तो रीजन तो यही था ना, अगर एक अमेंडमेंट से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर मान लो चेंजेस आए हैं, उसको बैलेंस करने के लिए फिर आगे जो है वह 2 अमेंडमेंट्स आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तब ऐसे में क्या है कि जो लिस्ट है वह प्रॉपर लगातार जो है वह बढ़ती जा रही है। तो हम देखेंगे कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल की बात करें 38 है, 39 है, 42 है। ठीक है, इन सभी को बेसिकली कंट्रोवर्शियल दृष्टि से देखा जाता है बिकॉज ऑफ इनका बैकग्राउंड ही अलग था, बैकग्राउंड ही गलत माना जाता है। कि मान लो अगर आपने गलत परिस्थिति में या फिर गलत चीज के इंटेंशन से, आपका इंटेंट गलत था, आप सही डिसीजन ले ही नहीं सकते, तो इंटेंट गलत था, सही डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर उस दौरान आपने जो डिसीजन लिए वो आपके डिसीजन गलत थे, पृष्ठभूमि ही गलत थी क्योंकि पृष्ठभूमि थी इमरजेंसी की। ठीक है, सो बेसिकली कुछ बेसिक चेंजेस इसमें किए गए थे जो कि एक क्रूशियल पार्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट हो। अब जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू को लेके कई तरह की जो लिमिट्स है वह सेट कर दी थी गवर्नमेंट ने। 38, 39, 42 चेंज हो गया। सो हम देखेंगे कि बेसिकली इसको चेंज करने के लिए 43rd और 44 जो है वह अमेंडमेंट आते हैं और बेसिकली बहुत सारे जो चेंजेस 38, 39, 42 में किए गए थे उसको चेंजेस कर दिया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस वाज रीस्टोर्ड बाय दीज अमेंडमेंट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस करने के लिए आया, अगर वो ही नहीं आया होता, 42 नहीं आता, 38 नहीं आता, 39 नहीं आता, तो क्यों बाकी 43, 44 आते। ठीक है, क्लियर। सो ये इस तरह के अमेंडमेंट्स थे। आओ एक क्वेश्चन देखो जरा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 42 क्या होगा इसका आंसर? क्या डीपीएसपी को फंडामेंटल के ऊपर माना गया, फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड नॉट क्वेश्चन इन एनी कोर्ट? ये आंसर मुझे आप देंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपका एक पार्ट होगा किसका, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट होगा। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे केशवानंद भारती केस को जो है वह हमें पढ़ना है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केस केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस क्या, आखिर इससे जो फिलॉसफी और जो चीजें हैं वह जुड़ गई उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम इसे ही पढ़ लेते हैं कि संविधान की जो मूल संरचना है आखिर उसका विकास जो है वह कैसे हुआ। सबसे फर्स्ट देखो कि इसमें हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस की।
केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो देखो इस केस का बेसिकली अगर हम कहें कि रिजल्ट क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा था कि पार्लियामेंट की कुछ लिमिट्स होंगी। सो स्पेसिफिक लिमिट्स टू द पार्लियामेंट, स्पेसिफिक लिमिट्स टू द, अब पार्लियामेंट में किस तरह की लिमिट्स लगी थी? पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर टू, समझ में आ रहा है? अगर आपने कॉन्टिन्यूअसली सारी क्लासेस देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई जो है वह टॉपिक कम समझ में आया, तो जब मैं आगे एक लाइव क्लास आपकी लूंगी तब जाके हम एक डिस्कशन जो है वह कर सकते हैं, है ना। मैं आपके डाउट सुन पाऊंगी, समझ पाऊंगी, उन्हें सॉल्व कर पाऊंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि जो हमने ये पूरा बुक फिनिश किया, चूंकि आज लास्ट आपका क्लास है इस चैप्टर का, इसके बाद हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, सो केशवानंद भारती केस ने क्या किया था कि बेसिकली कुछ लिमिट्स जो है वह पार्लियामेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंड पावर है इसमें, और ये अमेंड पावर, ये लिमिट्स जो लगाई थी वह लिमिट्स क्या थी? सबसे पहले ये देखो, ये लिमिट्स ये थी बेसिकली बच्चों कि पार्लियामेंट जो है दैट नो अमेंड कैन वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो अमेंडमेंट can violate the basic structure, the basic structure। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको वायलेट नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट की लिमिट कहां है? जैसे ही जो बेसिक स्ट्रक्चर है अगर वो अमेंड हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है, तो बेसिकली याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है, बट पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है बट विद इन द लिमिट्स, अमेंडमेंट करे नो इशू बट विद इन द लिमिट्स। ठीक है, और ये जो लिमिट्स तय की गई, ये लिमिट्स किस चीज की थी? ये लिमिट्स थी बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर की। इसे क्या कहा जाता है? संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना मतलब संविधान की ऐसी मुख्य बातें इसमें शामिल है, संविधान की ऐसी मुख्य बातें इसमें शामिल है जिसे कि अगर हमने अमेंड किया तो जो संविधान है वह गलत तरीके से, नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। ठीक है, सो संविधान की मूल संरचना अगर बदल रही है तब आप इसमें किसी तरह का जो एडवर्स इफेक्ट डाले वह चेंज कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकती। सो बेसिकली द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर the theory of क्या ये संविधान में बेसिकली, अगर हम इस मूल संरचना की बात करें, क्या संविधान में इसको परिभाषित किया है? क्या ये जो मूल संरचना है हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में परिभाषित किया? चलो आओ इन्हीं मुद्दों को खंगालते हैं थोड़ा सा। सबसे फर्स्ट तो देखो कि देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नो मेंशन, देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी in the constitution, in the constitution। ठीक है, सो बेसिकली फिर ये आई कहां से आई? ये इमर्ज्ड होती है, इमर्ज्ड बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जो न्यायपालिका के द्वारा जो व्याख्या की गई है ना, जो न्यायपालिका ने जो इंटरप्रिटेशंस दिए, जो न्यायपालिका ने जो निर्णय दिए, उसमें कई चीजों को, कई बातों को जो है वह इसमें शामिल करा गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही देखो कि जैसे हम देखेंगे कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसमें शामिल हैं।
अब नेक्स्ट देखो, अच्छा एक बात और याद रखना कि अगर बेसिकली जुडिशरी ने ये काम किया, ये तो फॉर्मल अमेंडमेंट तो था नहीं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में अगर बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई तो याद रखिएगा कि हम ये डेफिनेटली इसने आगे आने वाले समय में कई जो इंटरप्रिटेशंस, कई जो निर्णय हैं, संविधान की व्याख्याओं को प्रभावित किया कई सालों तक। आज भी है ऐसा, लेकिन इसको हम फॉर्मल अमेंडमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि फॉर्मल अमेंडमेंट वो होंगे जो पार्लियामेंट करेगी, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट के पास पावर है ना कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को जो है वह कम ज्यादा कर सकती है, ठीक है, किसी को खत्म कर सकती है, किसी संविधान के किसी प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को। बट अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बेसिकली अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वह इवॉल्व हुआ है, वह इमर्ज हुआ है, देन डेफिनेटली आपको याद रखना है कि ये एक काइंड ऑफ इनफॉर्मल इंटरप्रिटेशन कहलाएगा। इनफॉर्मल एक अमेंडमेंट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। In this book, so far we have studied some important provision of our constitution and way in which these have worked in the last 69 को हम करेक्ट करते हैं, नाम लिखते हैं 75। अगर 75 ईयर्स से कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब 75 ईयर्स शुरू हो गए, यही सोचिए कि अगर 75 ईयर्स अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर हो रहे हैं, लगभग हम 75 वर्षों में इस संविधान को उतना ही ये सक्सेसफुल है, इसी के साथ हम काम कर रहे हैं। We also studied the way in which the constitution was made, but have you ever asked yourself why leaders of national movement felt the need to adopt the constitution after achieving independence from British rule? कि क्यों आखिर हमने जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, क्या इसकी जरूरत थी? So basically, why did they choose themselves to future generations to a constitution? And the book you have repeatedly visit to debates the constituent assembly. But it is should asked why the study of constitution must be accompanied by a deep examination of the debate of the constitution assembly. And this question be addressed in this chapter. Secondly, it is most important ask what kind of constitution we has given ourselves. हमने खुद को किस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह दिया है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों दिया, हमने कैसे दे दिया? सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल जहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लाइन जहां से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज प्रीएम्बल, उद्देशिका, एंड फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट वर्ड, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमने खुद को किस तरह का जो संविधान है वह सौंपा है। What objective did we hope to achieve by it? अच्छा, हम इस संविधान से पाना क्या चाहते हैं? हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, हम इस संविधान से क्या पाना चाहते हैं? एंड डू दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव अ मोरल कंटेंट? क्या कुछ नैतिक बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर केवल लॉ और लीगलिटी और लेजिटिमेट की बात की गई है? ठीक है, क्या इसमें इतना इंपॉर्टेंट है? So basically, why it is important to study the philosophy of constitution, हम इसको समझेंगे। What are the core feature of the Indian constitution, इसको समझेंगे। और क्या criticism है constitution, किसकी भी बात करेंगे, ठीक है। So first हम देखेंगे what is mean by philosophy of the constitution. So constitution as mean of democratic transformation पढ़ेंगे। Why do we need a go back of the constituent assembly? अगर हमें constitution की philosophy को समझना है, हमें यह समझना होगा कि आखिर जो constituent assembly है उसने अगर freedom को अपनाया तो freedom को क्यों अपनाया, अगर equality को अपनाया तो equality को क्यों अपनाया। तो हमें थोड़ा सा मुड़ के देखना पड़ेगा। फिलॉसफी मतलब हमने जिस सिद्धांत को अपनाया, जो अब तक हम पढ़ते आए कि हमने राइट्स पढ़े, हमने डीपीएसपी के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड बाकी और भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स। तो क्यों आखिर हमने इसको अपनाया? वाई पार्लियामेंट दूसरा सिस्टम अपना लेते? तो बेसिकली इसके पीछे का हमारा जो भाव है वह क्या रहा, क्यों? सो व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन?
कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलॉसफी क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम फिलॉसफी के रूप में अपनाया, सोशल जस्टिस हमारी फिलॉसफी है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स, सेकुलरिज्म, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फेडरलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी। तो ये सारे क्या है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है। अगर मान लीजिए हमने इक्वालिटी की बात की, हमने फ्रीडम की बात की, तो सोशल जस्टिस के लिए जरूरी है। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की, अगर हमने इंडिविजुअल फ्रीडम को बेसिकली, अगर हमने आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात की है, राइट टू लाइफ है ना, पर्सनल लिबर्टी, तो ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल को रखा, हमने अगर इस राइट को मेंशन किया, क्यों? क्योंकि हमारे लिए इंडिविजुअल जो फ्रीडम है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो डिग्निटी है, पॉलिटिकल थ्योरी के याद करो कॉन्सेप्ट फ्रीडम के, इक्वालिटी के, कि लोगों की जो डिग्निटी है वह मेंटेन रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके पास एक ऐसा कम से कम एक एरिया हो जिसमें वह खुद को एक्सप्रेस कर पाए फ्रीली, कि और वो इनवायलेबल हो, कोई और जो है वह उसमें उल्लंघन ना कर पाए। ठीक है, जैसे कि वह क्या पहनना चाहता है, वह किस धर्म को मान रहा है, वो पूजा कर रहा है, वह नमाज पढ़ रहा है, वह प्रार्थना कर रहा है, वह गुरुद्वारा जा रहा है, चर्च जा रहा है, मंदिर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली फिलॉसफी जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूं कि सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट जो है क्या क्या अमेंड कर सकती है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, फंडामेंटल राइट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, या सिटीजनशिप एक्वाइजिशन एंड टर्मिनेशन। इलेक्शन की बात हो गई, वो भी प्रेसिडेंट की, तब इसके लिए तो आधे राज चाहिए ही चाहिए। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो ये तो एकदम स्टेट से ही जुड़ा हुआ विषय हो गया, तब भी हमें एकदम हाफ जो स्टेट्स हैं उनका कंसेंट चाहिए। हाँ, सिटीजनशिप एक्वाइजिशन और टर्मिनेशन की बात करें तो डेफिनेटली सिटीजनशिप की बात करें, या फिर इस तरह ये बेसिकली यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, तो इसको जो है वह बहुत आसानी से और सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि बेसिकली वी मस्ट देयरफॉर लुक अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डॉक्यूमेंट दैट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन मोरल विजन एंड वी नीड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी मीन बाय अ पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 3 थिंग्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर जो है वह आखिर क्या है? ठीक है, इट मीन दैट मस्ट आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट द पॉसिबल मीनिंग ऑफ द टर्म यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज राइट, सिटीजनशिप, माइनॉरिटी एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि आखिर ये जो टर्म्स हमने अपनाए हैं इसका क्या मीनिंग होगा, है ना। हम इन टर्म्स को, हम इन कॉन्सेप्ट को समझ सके, इन कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स जो है अगर हम इसको समझ सके तो हम फिलॉसफी को समझ पाएंगे। Furthermore, we must attempt to work out a coherent vision of society and political conditional interpretation of the key concept of the constitution, and we must have a better grasp of set of idea embedded in the constitution। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया कि बिकॉज ऑफ कई ऐसी समय की आवश्यकता के अनुसार डिफरेंट अगर व्याख्याएं की गई हमारी सोसाइटी में, मान लीजिए हमें जिस तरह के सिद्धांतों की जरूरत थी या सोसाइटी जिन सिद्धांतों से गवर्न हो सकती थी, हमने उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया। सो क्यों अपनाया? ठीक है, क्या उनका हम बेसिकली अगर हम उन इंटरप्रिटेशंस को समझें, हम उन व्याख्याओं को समझें। फर्स्ट में तो कहा गया कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि इनका मतलब क्या है, ये टर्म हमने यूज क्यों किए। दूसरी बात है कि हम इंटरप्रिटेशंस की बात करें। तीसरा है कि फाइनल पॉइंट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रीड अ कंजक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर हमें मान लीजिए कि किसी एक बात को पढ़ना है, किसी एक कॉन्सेप्ट को समझना है, तो हम जो संविधान सभा जो थी, संविधान सभा ने जो डिबेट्स दी, हम उससे मिलाकर उसको पढ़ लें। हम संविधान सभा ने आखिर जैसे कि एडल्ट, अगर हम फ्रेंचाइज की बात करें, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो क्यों अपनाया? अगर हम उसके साथ पढ़ लेंगे उसको मिला के तो हम फिलॉसफी की समझ पाएंगे कि हमने ये अपनाया है, लेकिन ये क्यों अपनाया, वो क्यों अपनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जाना पड़ेगा, कि आखिर क्या बेसिकली किस बात का जो जस्टिफिकेशन है वह हो सकता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि कुछ लोगों को लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह केवल और केवल एक लॉ है, बट ये लॉ नहीं है।
ठीक है, एक मोरालिटी भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने कई ऐसी मोरल वैल्यूज को, हमारे लिए चूंकि इक्वालिटी की मोरल वैल्यू थी, फ्रीडम की मोरल वैल्यू थी, हमने उसको लीगलाइज किया, हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बांधा। तो केवल क्या अगर हम ये कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, अच्छा ये बात बताओ कि एक अच्छी बात है कि आप फ्रीडम दे रहे हैं, दूसरी बात है कि आप बांध रहे हैं, किसी को गुलाम बना रहे हैं, ये नेगेटिव हो गया। हम सब जानते हैं इस बात को। अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है और अगर हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया होता डायरेक्ट रूप से, तब हम समझते कि यार उसमें तो मोरल बातें भी लिखी गई हैं। रदर देन जब तक आप पेपर 4 में एथिक्स नहीं पढ़ोगे बच्चों, पेपर 4 में एथिक्स आप पढ़ोगे तब आपको एक डिलेमा जो है वह समझ में आएगा। ठीक है, पेपर 4 एथिक्स, हाँ इसमें ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ जो है वह लॉ है, बट आप कुछ इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं। एक तरफ हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की हम बात करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं मोरालिटी की। जब जब आप पॉलिटी और गवर्नेंस के टॉपिक्स में इस तरह के वैल्यूज को पढ़ेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक में, ठीक है, और अगर इनका किसी भी तरीके से कोई कॉन्ट्राडिक्शन जो है वह होता है वैल्यूज के साथ, आप उसे एथिक्स में पढ़ते हैं, एथिक्स पेपर 4। तो जैसे कि हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात करें तो जरूरी, जैसे कि हम मान लीजिए हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी आप इसको कैसी वैल्यू मानते हैं? मोरल है, हाँ है, मोरल है, तभी तो हमने शामिल किया। तो केवल इसका हमने केवल लॉ वाला पक्ष थोड़ी देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में केवल उन बातों को शामिल थोड़ी किया है जो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही। अरे हमने ये भी देखा कि भाई मोरल है नहीं है, तो मोरल वैल्यूज को भी हमने क्या किया, संविधान में जगह दी है। ठीक है, तो ये हम एक फिलॉसफी कह सकते हैं कि बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लॉ एंड द लॉ आर वन थिंग, बट वैल्यू एंड मोरालिटी की अगर हम बात करें क्वाइट अनदर। ठीक है, तो जैसे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी डेफिनेटली अप्रोच है, बट एक मोरल अप्रोच भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। सो जैसे कि हम देखते हैं कि हम क्लोजली कनेक्टेड हैं कुछ वैल्यूज के साथ, जैसे कि प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सन, है ना, जैसे कि प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सन, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सन, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो आप देखो हम इससे कनेक्टेड हैं कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम इसको बहुत सही मानते हैं। ठीक है, हम इसको सही मान रहे हैं, और अगर हम इसको सही मान रहे हैं देन डेफिनेटली हमने आइडिया ऑफ इक्वालिटी को अपनाया। देन हमने क्या किया, आइडिया ऑफ इक्वालिटी को अपनाया। तो क्या केवल कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है केवल पॉलिटिकल है या फिर मोरल भी है? तो दोनों है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, सो नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट हमने अपनाए, उसके अलावा हम देखेंगे कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका मतलब एक डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट इज वाइडली एग्रीड दैट वन रीजन फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन इज नीड टू restrict the exercise of power. Modern states are excessively powerful. They are believed to have a monopoly over force and, ठीक है, अच्छा देखो मॉडर्न स्टेट की हम जब बात करेंगे तो मॉडर्न स्टेट्स के पास आजकल इतने पावर्स तो है ही कि वह जिस तरीके से चाहे उस तरह के जो लॉ है वह बना सके अपने सिटीजन्स को लेकर। और अगर वह इस तरह के जो लॉ है वह बना सकता है तब डेफिनेटली उसके पास काफी पावर है। और अगर उसने इस चीज को अपनाया है, अगर उसने किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपनाया, वैल्यू को अपनाया, तो कहीं ना कहीं उसने पॉलिटिकल एस्पेक्शन, जो पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसका समझा होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस है ये सेफ्टी वेलबींग के लिए, लोगों के लिए काम करे, उनके अगेंस्ट जो है वह ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमने डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं हमने उसको अपनाया। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे बेसिकली कि अगर
स्टेट जो है वह कुछ इस तरह के पावर्स मान लीजिए अपना लेता, ठीक है, जिससे कि जो लोग हैं, लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, अगर वो नेगेटिवली प्रभावित हो गए, अगर वह नेगेटिवली अगर प्रभावित हो गए, तब वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, डेमोक्रेटिक बेसिकली एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ ऐसे बेसिक्स रूल दे रहा है जिससे कि जो स्टेट की ट्रेनी है उससे वो स्टेट का जो वर्चस्व है उससे वह हमें बचा सके, ठीक है। एंड व्हाई डू वी नीड टू गो बैक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमें क्यों आखिर संवैधानिक जो हमारी सभा थी, संवैधानिक जो असेंबली थी, हमें आखिर उसकी तरफ दोबारा देखने की जो जरूरत है वह क्यों है, ठीक है, क्यों आखिर हमें जो है वह बैकवर्ड देखना है, व्हाई लुक बैकवर्ड एंड बाइंड आवरसेल्व्स टू द पास्ट। सो बेसिकली हम देखेंगे कि अगर हमने बेसिस और लीगल एंड पॉलिटिकल आइडियाज जो हमने अपनाए हुए हैं, ठीक है, तो बेसिकली इनका इंटेंट क्या था, है ना, इनका अगर हम देखेंगे कि बेसिकली ये किस इंटेंट के साथ अपनाए गए थे, क्या सर्कमस्टांसेस थे, ये कुछ ऐसे डिफाइड कर देंगे। जैसे कि अगर हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका की बात करें, ठीक है, तो अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कब लिखा गया था, लेट 18th सेंचुरी में, एंड इट इज एब्सस टू अप्लाई द वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ द एरा ऑफ 21st सेंचुरी। तो अमेरिका में देखो किस तरह के जो अपने एडवांस कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड्स को अपनाया था। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है केवल 4 मंथ में बनकर रेडी हो गया था, और हमने कितना लिया, अप्रॉक्स 3 ईयर, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। तो यहाँ पर एक जो हम क्रिटिसिज्म करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वह इस बात पर भी करते हैं कि अगर अमेरिका जैसा देश चल रहा है जिसमें कि इंडिविजुअल्स के राइट बहुत ज्यादा, आज हम जिन राइट्स की बात कर रहे हैं वो जाने कब दे दिए गए, अमेरिका बहुत आगे है। जब वहां पे 7G रिटायर होता है ना, तब हमारे यहाँ 5G इंट्रोड्यूस होता है, 4G इंट्रोड्यूस होता है। इवन अगर इंडिया में 5G की बात चल रही, वहां पे 7G रिटायर होने वाला है, तब जाके यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देखें कई जनरेशन जो है वह अमेरिका से लोग पीछे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके स्टैंडर्ड, इंडिविजुअल फ्रीडम हम आज सोच नहीं सकते जिस तरह के अधिकार वहां पे लोगों को दिए गए हैं। तो अमेरिका ने जो अपने स्टैंडर्ड फॉलो किए, कॉन्स्टिट्यूशन में जिन सेट्स को माना, जिन राइट्स को लोगों को दिया, तो आज 21st सेंचुरी में हम जिन रूल्स की बात करते, जिन नियमों की बात करते, वो अमेरिका ने दिए, ठीक है। साथ ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ओरिजिनल जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, ठीक है, उन्होंने किस तरह से बेसिकली बहुत ड्रास्टिकली जो चेंजेस है उसके लिए कुछ वैल्यूज को अपनाया, वैल्यू, आइडिया, कॉन्सेप्शन, एंड वी हैव नॉट सेपरेटेड आवरसेल्फ फॉर द वर्ल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो आवर हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल अ वेरी मच अ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हिस्ट्री की चीजों से सीखते हुए भी कई चीजों को हमने अपनाया। अब हम कुछ वैल्यूज की बात करते हैं। अच्छा, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कई कॉन्सेप्ट को अपनाया, कई टर्म्स को अपनाया जो कि फिलॉसफी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बताते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि सुप्रीम सोवरन, तो सोवरेनिटी क्या है कि सुप्रीम राइट्स है लोगों के पास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो वो डिसीजन अपने वह ले सके। तो कई तरीके के जो ये राइट्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, वो सारे हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉलिटिकल एक फिलॉसफी हो सकता है। जैसे कि हमने सेपरेशन ऑफ पावर का जो आइडिया है ये हमने डीपीएसपी में अपनाया। कौन सा है इसमें आर्टिकल 50, ठीक है, आर्टिकल 15 में कहा गया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमने स्ट्रिक्ट सेपरेशन को नहीं अपनाया। अगर स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात करें तो ये अमेरिका का नियम है। तो इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन जो है वह नहीं है। तब इंडिया ने क्या अपनाया, इंडिया ने अपनाया है बेसिकली बैलेंसिंग अप्रोच, ठीक है, चेक एंड बैलेंस की बात की गई है, चेक एंड बैलेंसिंग की बात की गई है। सो सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। इसके अलावा देखो और भी कई तरीके, जैसे कि हमने अगर डेमोक्रेसी को अपनाया तो डेमोक्रेसी हमारा क्या आइडिया हो गया, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, डेमोक्रेसी। जैसे कि अगर हम देखें कि लोकतंत्र का त्यौहार क्या है, चुनाव, इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन है, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी 2024 में 18th जो लोकसभा है इसके चुनाव होंगे, 18th लोकसभा के चुनाव होंगे, है ना, 2024 में। हमने 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, और तभी से हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर ही जो चुनाव है वह कराए गए थे। फर्स्ट चुनाव में बड़ी दिक्कत हुई थी, एक बार कैंसिल हुआ, 2 बार कैंसिल हुआ, होते होते हमने तीसरे साल करा ही लिया, ठीक है। तो यहां पर देखो कि हमने अगर डेमोक्रेसी में इलेक्शन को अपनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक वैल्यूज हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि क्या, जैसे कि सेकुलर होना,
सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सभी धर्मों का समान आदर है, तो सभी धर्मों की गलत बातों का समान रूप से अनादर भी है, चाहे वह कोई भी धर्म हो। तो सेकुलरिज्म में केवल सभी धर्मों के रिस्पेक्ट की गारंटी नहीं लेती है गवर्नमेंट सरकार, बल्कि राज्य यहां पे क्या कर रहा है, राज्य इन सेंस हम पूरे देश की सरकार की बात कर रहे हैं। राज्य यहां पे क्या कर रहा है कि अगर मान लो अगर कोई ऐसी सोशल लेवल, मतलब जैसे कि हम देखें कि चलो कहीं जाति प्रथा है, कहीं बाल विवाह की बात हो रही है, कहीं 3 तलाक की बात हो रही है, कोई और तरीके से कहीं पर कोई इस तरह की प्रथा है जो कि सही नहीं है, जो कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए सही नहीं है, जो कि वुमेन डिग्निटी के लिए सही नहीं है, उन चीजों को अलग करने की, उन चीजों को हटाने की बात करता है। तो जहां पर इक्वली रिस्पेक्ट की बात कर रहा तो इक्वली डिसरिस्पेक्ट की बात कर रहा कि अगर गलत चीजें हैं तो उसका जो समर्थन है वह राज्य नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी धर्म की बात हो। तो हमने सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वह अपनाया। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम देखेंगे सोशलिस्ट, इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारा जो सोशलिज्म है ये क्या है, हमारा अपना ही प्रोडक्ट है, हम जब सरकार आवश्यकता समझेगी उस हिसाब से इसको अपनाएगी। हमने बेसिकली आप देखेंगे मिक्स्ड स्ट्रक्चर को अपनाया, जिसमें कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की जो प्रॉपर्टी है वह है। इसमें हमने ये नहीं किया कि नहीं हमें जो है वह जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको एकदम से अबॉलिशन जो है उसका कर देना है ना। हमने एक मिक्स इकोनॉमी, आप इकोनॉमी में जब पढ़ेंगे कि इंडिया ने किस तरह का स्ट्रक्चर को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पब्लिक अगर रिसोर्सेज है, प्राइवेट रिसोर्सेज है, अगर पब्लिक ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप भी है। ठीक है, तो सोशलिस्ट में क्या है, बेसिकली हम सोशलिस्ट देखें कि वेल्थ इज, इसका मतलब मेन ये होगा कि वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो सोशलिज्म है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिज्म है उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसका जो मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट है, ये मेन ऑब्जेक्ट कहता है कि बेसिकली हम गरीबी को दूर करेंगे, हम असमानता को दूर करेंगे। ठीक है, सभी के लिए इक्वली हेल्थ रिसोर्सेज, हेल्थ फैसिलिटीज की बात करता है। तो इक्वली फैसिलिटेट मतलब एक इवन बेसिक नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो है वह करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जस्टिस और रिपब्लिक की, रिपब्लिक समझ गए, पहले बात हो गई जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस की बात हर जगह की गई है। प्रियम्बल से अगर हम स्टार्ट करें, ऐसे ही नहीं प्रियम्बल, अच्छा ये बताइए कि जो भी बातें मैं यहां पर कर रही हूं, ये मैं बात कर रही हूं कि फिलॉसफी क्या है, ये सारे पॉइंट्स तो प्रियम्बल में है, सारे पॉइंट्स प्रियम्बल में है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जो प्रियम्बल है बेसिकली वह क्या है, एक फिलॉसफी है, दर्शन है। तो क्यों आखिर एक की कहा गया, एक समरी कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को, क्योंकि जो वैल्यूज हम मानते हैं वो सारी वैल्यूज उसमें लिखी हुई है। It is hard to describe the philosophy in one word. It resists any single label because it is liberal, democratic. ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि जैसे कि हमने सोशल जस्टिस या नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, इस तरह की चीजों को हमने देखा है, इस तरह की चीजों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फिलॉसफी यही है। अब देखो सोशल जस्टिस, when we say that the Indian Constitution is liberal, we do not mean that is liberal only classical Western sense. ठीक है, तो यहां पर लिबर्टी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने इसको पश्चिम में जो लिबरलिज्म है हमने उसको लिया। ठीक है, अच्छा सोशल जस्टिस का मतलब क्या है? अगर हम सोशल जस्टिस के मेन मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है एक इक्विटेबल या जो इक्वली है वह डिस्ट्रीब्यूशन करना। एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम रिसोर्सेस का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसोर्सेस का, लोगों के पास इक्वली जो है वह क्या होंगे, राइट्स होंगे। ठीक है, चाहे हम यहाँ पर ग्रुप्स की बात करें, कम्युनिटी की बात करें या पर्सन की बात करें, ग्रुप की बात करें, ठीक है, पर्सन की बात करें या फिर हम पूरी सोसाइटी की बात करें, तो एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो है वह हम करते हैं। ठीक है, एंड क्लासिकल लिबरलिज्म ऑलवेज प्रिविलेज राइट ऑफ द इंडिविजुअल ओवर द डिमांड ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यू। अब देखो यहां पे एक बहुत बड़ा अंतर जो है वह सोशल जस्टिस में दिखाई देता है। देखो जैसे कि हम अमेरिका की बात करेंगे, इस बात को समझिएगा कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जानते हो क्या किया गया है, इंडिविजुअल की बात की गई है।
और सारी जो व्याख्याएं हैं वह व्यक्तियों को केंद्र में रखते हुए की गई है, किसी पर्सन पर सेंट्रिक है, ना कि पूरी कम्युनिटी के लिए कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो यहां पर पर्सन्स के बीच की इक्वालिटी की बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रीडम की बात करेंगे तो वहां पे पर्सन की फ्रीडम की बात हुई, ना कि कम्युनिटी। जैसे कि हम इंडिया में देखो, इंडिया में किस तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं, जैसे कि गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी के अनुसार एक कथन मैं आपको बताती हूँ कि वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के मरने से परिवार बच रहा है तो अच्छी बात है, उसे मर जाना चाहिए। ठीक है, एक परिवार के खत्म होने से पूरा गांव बच रहा है तो उसे भी कुर्बानी दे देनी चाहिए। एक गांव के खत्म होने से अगर कोई एक जिला या फिर 100 गांव बच रहे तो उस गांव को कुर्बानी दे देनी चाहिए। तो हमारे यहां बेसिकली क्या है, हमने जो है वे अधिकतम लोगों के कल्याण की हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो कल्याण है वह हो। यूएसए में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, हमने देखो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2930 कम्युनिटीज जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है उनके कल्चर और एजुकेशनल राइट की बात करते हैं। तो हमने कम्युनिटी का जो राइट्स है, इनकी जो फ्रीडम्स है वह रखी है। यूएसए में ऐसा नहीं है। तो सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में, और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखा, आप देखो यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछता है कि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि इंडिया और अमेरिका का जो राइट अपनाने का मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट है उसमें क्या डिफरेंस है। या मान लीजिए जुडिशरी को लेकर पूछ लिया। लास्ट टाइम ब्रिटेन और इंडिया के बीच में पार्लियामेंट को लेकर पूछा गया था, पार्लियामेंट सोवरेनिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत माइनर से बच्चों। बस अगर आपको इसकी 2 लाइन याद रही और ये चीज याद रही, ये मेन पॉइंट याद रहे, आप आंसर लिख ले जाओगे। तो स्टडी ऐसी करो कि अगर देखो ये अब आपकी मेहनत है कि आपके पास अगर फ्री में कंटेंट अवेलेबल है तो आपको उसको टिकट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। कोशिश करना है कि भाई डेली नोट्स बनाओ, जो बातें बता दी गई है फाइनली एग्जाम आपको देना है। एग्जाम में हम सब ब्लैंक हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, एकदम सब वॉश आउट हो गया। उस समय क्या करना है, उस समय क्या काम आएगा, प्रैक्टिस काम आती है। अभी आप 50 वर्ड 100 वर्ड ये सब लिख लिख के सीखते रहते हो। ठीक है, तो अभी अगर जो करोगे ना वही आपका बेनिफिट है मेन। तो हमने देखा कि चाहे सेकुलरिज्म हो, ठीक है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कंक्लूजन पे आते हैं थोड़ा सा कि बेसिकली हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है एंड इट इज दिस कोर फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव इट दिस स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. Legal provision and institutional arrangement depends upon the need of the society and philosophy adopted by the society. Constitution gives expression to this philosophy. The institution arrangement that we studied throughout this book are based on a core and commonly agreed vision. That vision has historically emerged through our struggle for independence, and the Constituent Assembly was the platform on which this vision was stated, refined, and articulated the legal institutional form. Thus, the Constitution became the embodiment of the vision, and many people have said the best summary of this vision or the philosophy of the Constitution to be found in the क्या लास्ट लाइन क्या है इस बुक की लास्ट लाइन क्या है बच्चों, देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी फाउंड इन द प्रीएम्बल. बस यही बात यूपीएससी ने पूछी, तो बिल्कुल लास्ट लाइन थी, एकदम लास्ट लाइन. यहां से सीधा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि आखिर हमारा जो कौन सा ऐसा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे फिलॉसफी कहा जाता है. तो बेसिकली देखो इसमें लिमिटेशंस की भी जो कुछ बातें हैं वह की गई हैं. ठीक है, लिमिटेशंस वही होगी कि जो अगर बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी तरीके से प्रभावित हो रहा है तब इस तरह का जो एक अमेंडमेंट है वह पार्लियामेंट नहीं कर सकती. तो कुछ जो लिमिट्स हैं पार्लियामेंट पर वह लगा दी गई. ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर. इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन ये थी. अच्छा, एक और कुछ और बातें हैं, वो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं. जैसे कि हम देखें कि इन सिंस अगर हम 5 डिकेड्स की बात करें कि पिछले अगर हम 50 वर्षों की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा उसके पीछे क्या रीज़न था. उसके पीछे रीज़न था कि लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया क्योंकि उसमें मोरल कॉन्सेप्शन थे. लोगों ने उसको क्यों अपनाया, मोरल कॉन्सेप्शन थे. पता था कि डिस्क्रिमिनेशन करना अच्छी बात नहीं है, हमने इक्वालिटी को अपनाया. पता था कि गुलामी करना अच्छी बात नहीं है, हमने फ्रीडम को अपनाया. खुद भी फ्रीडम में रहे, दूसरों को भी फ्रीडम हो, इसलिए हमने उसके लिए कुछ लिमिट सेट की.
चूंकि ब्रिटिश शासन के अंदर इतना ज्यादा शोषण हो गया था, ठीक है, इतना ज्यादा शोषण हो गया था, इतना ज्यादा प्रोसिक्यूट जो है वह कर दिया गया था सभी कम्युनिटीज को, कि हमने क्या किया कि गवर्नमेंट को शक की नजरों से देखने लगे कि अब जो भी सरकार बनेगी कहीं ना कहीं वो भी ऐसे ही करेगी। हमने लिमिट्स लगाना उचित समझा, बेसिक ऑफ डॉक्ट्रिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमने सेव कर लिया कि उसमें को जो संसद है वह आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज को बचा के रखा है। तो फिलॉसफी यानी कोर वैल्यूज फिलॉसफी यानी कि प्रियम्बल में ये सारी चीजें जो है वह बेसिकली लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो कि अगर हमने जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हमने उसको बचा के रखा है, ये हमारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अचीवमेंट है ना, अचीवमेंट है, डेफिनेटली अचीवमेंट है। क्योंकि देखो शुरू कहां से हो रहा है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि किसी और के द्वारा बनाया गया था, बल्कि इसमें एक लाइन लिखी होगी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूं, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये बेसिकली हमने ही अथॉरिटी दी थी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इसको फॉलो करें, वो इसको बनाए, है ना। अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हमने उसको फॉलो किया। सो बेसिकली ये सारी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूं। एक क्वेश्चन है, प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड इन द केस लॉ। 15 मार्क्स का था ये, 2023 का क्वेश्चन था, यूपीएससी मेंस 2023। तो सबसे फर्स्ट तो देखो आपको इसमें क्या बताना है, आपको बताना है कि व्हाट इज जेंडर जस्टिस, और यहां से आप जो है अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। तो हमेशा जब इंट्रोडक्शन लिखो, जब भूमिका लिखो, उसमें कोई जो कीवर्ड पूछा उसको एक्सप्लेन करते हुए स्टार्ट करना है। सो जेंडर जस्टिस रेफर टू अ फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल जेंडर इंश्योरिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो गया। अब देखो आप थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करते हुए फिर आप जो है वह सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पे आ जाए। जैसे कि कुछ प्रोविजन मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम देखें आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 15, इसके अलावा हम आर्टिकल जैसे 25 इनमें भी कुछ बातें की गई थी, डीपीएसपी में भी आर्टिकल 39 में कुछ प्रोविजन किए गए हैं, है ना। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसमें भी फंडामेंटल ड्यूटीज 51A की बात करें तो इसमें भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं कि किस तरीके से जो है वह वुमेन्स के लिए और जेंडर जस्टिस के लिए जो प्रयास है वह करना चाहिए। ठीक है, तो चाहे हम ये कहें कि वुमेन्स का बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज है, वो क्या कहती है कि हमें कोई भी ऐसा जो प्रथा है, कोई कस्टम है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए अगर वह महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। तो बेसिकली ये क्या है कि जेंडर जस्टिस की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, तो ये क्या है, ये जेंडर जस्टिस की तो बात कर रहा है कि हम देखेंगे कि एक समय कि जैसे कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो जेंडर बायस्ड होकर किया जाता है कि अगर मान लो टीवी एंकर है, टीवी एंकर में आप ज्यादातर देखेंगे कि यंग वुमेन्स आपको दिखाई देंगी, हो सकता है वो 45+ शायद ही आपको दिखाई दे, शायद ही। लेकिन ये जो बैरियर है वो पुरुषों के लिए नहीं है, वो मेल पर्सन के लिए नहीं, वो केवल वुमेन्स के साथ है। तो यहां पर अगर हम इस तरह के बैरियर्स की बात करें, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो क्या ये जेंडर जस्टिस है या इसके अगेंस्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर इक्वालिटी की बात करता है और कहता है कि जेंडर बायस्ड होकर अगर आप कोई प्रैक्टिस करते तो वो सही नहीं है, कई तरीके की इक्वालिटी की यहाँ पर बात की गई है, तो क्या यहाँ पर जेंडर जस्टिस आता है? तो आप ये देखो कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ वो प्रोविजन जो है वह किए गए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लेके, कुछ जेंडर जस्टिस को लेके और भी जो पॉइंट्स है वह लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो प्रियम्बल है वह सोशल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, इन सब की बात करते हैं, सबको इंश्योर करने की बात करता है। 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ होगा, जेंडर इक्वालिटी इन ऑल लीगल एंड स्टेट एक्शंस। आर्टिकल 15(1) कहता है फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन सोली बेस्ड ऑन द सेक्स। 15(3) कहता है इनेबल अफर्मेटिव एक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड। आर्टिकल 15(3) सरकार अगर चाहे, राज्य अगर चाहे तो वुमेन्स के लिए और चाइल्ड्स के लिए कुछ स्पेशल जो प्रोविजन है वह कर सकती है। ठीक है, 16 इंश्योर करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और इसमें जेंडर जो है वह
नहीं होगा कि आप देखेंगे कि नहीं जेंडर बायस्ड होकर जो है किसी को अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही है, कि कोई जो पर्टिकुलर जो पद है वह केवल वुमेन्स के लिए नहीं होगा, मतलब वह पुरुषों के लिए केवल होगा, ठीक है। तो 16 इंश्योर करेगा। इसके अलावा 23 की बात करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर डिसअप्रोप्रिएटली अफेक्ट वुमेन एंड गर्ल्स। अगर देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 75% जो विक्टिम्स है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वह वुमेन्स होती हैं, वह बच्चियां होती हैं। तो ये 23 अगर हम देखें, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली जेंडर जस्टिस को प्रमोट करता है। एंड आर्टिकल 39 मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इंश्योर इक्वल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ। शाहबानो केस की बात करें, अब देखो आप शाहबानो केस की आप बात कर रहे हैं, सायरा बानो केस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये 2 केस ऐसे हो गए जिससे आप अपनी बात को और मजबूती, अगर आपके पास 4-5 भी पॉइंट ऐसे हैं, अगर आप मेन इसका एक सोल समझ गए कि भाई ये पूछा है, ये आइडिया पूछा है, जेंडर जस्टिस पूछा, आप बहुत इजीली आंसर लिख पाओगे, बशर्ते आपको जेंडर जस्टिस क्लियर हो और आपकी ये समझ बन जाए कि मैं इसमें कौन कौन से प्रोविजन लिख सकता हूं, लिख सकती हूं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी देखो सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हो चुका है। अब इसका एक बेसिकली जो कंप्लीट क्लास है, लाइव क्लास है, वो आपका होगा ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएं। कोई अगर डाउट्स हैं, ठीक है, तो आपको पहले ही जो इसकी इंफॉर्मेशन है वह दे दी जाएगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।